काली सदरी में नजर आ रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए अमित शर्मा। ये आप देख रहे हैं भारी भीड़, जो आप देख रहे हैं हुजूम था, भारी भीड़ नजर आ रही थी, कदम रखने की जगह नहीं थी। ये इमरान का आजादी मार्च था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं इमरान खान खड़े थे और उसके बाद गोलियां चली है। इमरान खान फौरन कार में नीचे बैठे, जैसे ही गोलियां चली है, ये आप देख रहे हैं फौरन इमरान खान नीचे बैठ गए गोलियां चलने के बाद। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर नहीं है, अगली तस्वीर दिखाइए। जब गोली चली है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए फायरिंग हुई है, एम्बियंस बढ़ाइए, फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद की तस्वीरें ये देख रहे हैं। एक तरफ गाना भी चल रहा है क्योंकि आजादी मार्च चल रही थी और उसके बाद उस बीच गोलियां चलने लगी। अगली तस्वीर दिखाइए था। इस फायरिंग के बाद इमरान खान को फौरन अस्पताल ले जाया गया। इमरान खान को आप स्ट्रेचर पर देख रहे हैं, अस्पताल ले जाया गया इमरान खान को। उसके बाद सर्जरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के लोग, पहली बार आप टीवी पर सुनने जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इमरान पर हुए हमले के बाद। इमरान जख्मी है, घायल है। पाकिस्तान के लोगों की नजर में यह हमला क्या था और इमरान के बारे में क्या सोचते हैं, जरा ये सुनिए। एक ऐसा आया है वजीर आजम जिसने रोशनी दिखाई है सबको कि इस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए जैसे समझा गया था, जिस वजह से बना था पाकिस्तान। अंग्रेजों की गुलामी के लिए तो हम नहीं आए थे ना इधर, और पाकिस्तान का क्या होगा हम अपनी अपनी सोच रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को कौन देखेगा? हम किसी के कहने से नहीं आए, हम अपने दिल से मजबूर होकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लीडर हमारे साथ हो, हम ये चोर लीडरों के साथ नहीं चाहते। हमें कितनी शर्मिंदगी अब्रॉड जाके कर उठानी पड़ती है सिर्फ ये चोरों की वजह से। इमरान खान की वजह से हमारी इज्जत हो रही थी। लोग हमें थंब दिखा रहे थे जब हम बोलते थे वी आर पाकिस्तानी, तो बोलते गुड। हमारे लीडर ने वो आज जिस हाल में इन चोरों के जो सारा इकट्ठा टोला हो गया, जो कल एक दूसरे के पेट में हाथ डाल रहे थे कि इसको घसीटेंगे उसको, आज सब हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। ये और 10 दिन की बात है, ये सब दोबारा एक दूसरे का जो है वो पेट में हाथ डालेंगे और घसीटेंगे गलियों में इनको। हमने देखा है कि पाकिस्तान के तमाम मामलात में जो है वो बैरूनी मुदाखलत होती रही है। पहला लीडर ऐसा है जिसने सबको जो है सबके सामने चीजें बताई कि ये ऐसा हो रहा है। रहिए, पाकिस्तान के लोगों को आपने सुना, लेकिन आपको बताता हूं इमरान खान पर किस जगह पर हमला हुआ। मैप प्ले कीजिए। और इमरान खान दरअसल आजादी मार्च निकाल रहे थे। पाकिस्तान का वजीराबाद आप देख रहे हैं, ये वजीराबाद आप जो हरे रंग से देख रहे हैं, ये वजीराबाद जहां इमरान खान आजादी मार्च निकाल रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं इमरान खान की आज हत्या हो जाती, पूरी तैयारी कर ली गई थी। देखिए कैसे इमरान पर हमला हुआ। समर्थकों को इमरान खान संबोधित कर रहे थे और पंजाब के वजीराबाद इलाके में उस वक्त हमला हुआ। मैप के जरिए मैंने आपको दिखाया। हमलावर ने AK-47 से इमरान खान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज से रैली में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। इमरान के बेहद करीब आकर जो फायर कर रहा था उसने गोली मारी। इमरान खान के दोनों पैरों में गोली लगी है। हमले में इमरान खान बाल बाल बचे किसी तरह। इमरान खान को लाहौर लाया गया फौरन और बुलेट प्रूफ कार में अस्पताल ले जाया गया। शौकत खानम अस्पताल में इमरान भर्ती है। वहां अस्पताल में इमरान के पैर की सर्जरी कराई गई है और इमरान की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले में PTI के 3 नेता भी घायल हुए हैं, यानी इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इसके 3 नेता घायल हुए हैं। पूर्व मंत्री फैसल जावेद भी घायल हैं और सिंध के पूर्व गवर्नर को भी चोटें लगी हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सबसे पहले कि आखिर इमरान खान पर क्या कुछ कह रहे हैं जो मंत्री वहां, इमरान खान के जो साथी वहां मौजूद थे, जिनको जो घायल हुए हैं, वो क्या कहने सुनिए। सबके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआएं, अल्लाह उन्हें अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह के करम है सब खैरियत से। एक साथी हमारे जो शहीद जख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो और बाकी साथी शहीद जख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें। और आइए अब आपको बताता हूं इमरान खान को जैसे ही गोली लगी, इमरान खान ने क्या कुछ कहा है, यह देखिए जरा। इमरान ने कहा है कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं फिर से लड़ाई लड़ूंगा, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये इमरान खान का स्टेटमेंट था
जब इमरान खान को गोली लगी उसके बाद। आइए अब सवाल एक बहुत बुनियादी है और बिग ब्रेकिंग न्यूज इस बीच आ रही है। इमरान खान के मर्डर प्लान से जुड़ी हुई इमरान खान ने बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा इल्जाम लगाया है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन शामिल हो सकता है। इमरान खान, यह बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री का दावा है और दावा यह है कि हत्या की पूरी साजिश थी। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कह रहे हैं इमरान की हत्या की पूरी तैयारी थी, पूरी साजिश रची जा चुकी थी। तो क्या इस पूरे मर्डर प्लान के पीछे आईएसआई का हाथ है? क्या सरकार की प्लानिंग थी कि इमरान खान का इस बार खात्मा कर दिया जाए, यानी इमरान खान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान लगातार सवाल उठा रहे थे। आइए अब आपको बताऊं कि इमरान का जानी दुश्मन क्यों आईएसआई और शहबाज शरीफ हैं। इमरान खान को कौन मरवा सकता है यह आपको बताने जा रहा हूं। यह आप देख रहे हैं, इनको पहचानते हैं आप, यह है शहबाज शरीफ और उसके पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं यह है आईएसआई चीफ। तो कुर्सी जाने के बाद से दरअसल इमरान खान लगातार हमलावर है, शहबाज शरीफ पर भी और आईएसआई पर भी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को निशाने पर ले रहे थे इमरान, क्या इसीलिए इमरान पर हमला हुआ? आईएसआई की पोल खोलने की इमरान खान ने धमकी दी। अपनी सरकार गिराने में आईएसआई का हाथ बता चुके इमरान कि इन्हीं लोगों का हाथ था जो उनके खिलाफ साजिश की गई। शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान मार्च कर रहे थे सड़कों पर और लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। शरीफ सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं इमरान और पाकिस्तान में जल्द आम चुनाव की मांग की है। मार्च को लेकर इमरान ने भड़काऊ बयान दिया है, बाकायदा सियासत नहीं जिहाद करने के लिए निकला हूं, इमरान ने कहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मार्च रोकने के लिए बाकायदा अर्जी लगाई गई थी कि इमरान का मार्च रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का आजादी मार्च रोकने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ पर लगातार इमरान निशाना साध रहे थे। नवाज की तरह देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, यह भी उन्होंने ऐलानिया किया था। भारत की विदेश नीति की लगातार तारीफ कर रहे थे इमरान। अमेरिका रूस के साथ भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, इमरान खान ने कहा था और इस वजह से इमरान खान लगातार टारगेट पर थे। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं सबूत के साथ कि इमरान खान कह रहे थे कि वो आईएसआई की पोल खोलने वाले। आखिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बारे में क्या जानते हैं इमरान? जो बता देते तो खुफिया एजेंसी बेनकाब हो जाती और इसी वजह से इमरान पर हमला हुआ। सुनिए जरा। कान खोल के सुन लो मेरे। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे है। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। तो क्या इमरान पर आईएसआई ने हमला करवाया? क्या आईएसआई इमरान खान को मरवाना चाहती है और इमरान खान पर आईएसआई ने और पाकिस्तान की सरकार ने गोलियां चलवाई हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा आईएसआई के चीफ को देखिए। आईएसआई के चीफ सिंहासन पर बैठे और यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री कतार में खड़े, और ये ऐसे ही आईएसआई के सामने खड़े रहते हैं। यही पाकिस्तान का निजाम और हकीकत है। इसीलिए आईएसआई पर शक जताया जा रहा है इमरान की हत्या का। पाकिस्तान में आईएसआई सबसे शक्तिशाली है और सरकार आईएसआई के रहमो करम पर सत्ता में रहती है। आईएसआई से तलखी का मतलब है तख्ता पलट तय। इमरान खान भी यही कर रहे थे। एक तरह से पाकिस्तान की सेना का हिस्सा है आईएसआई। सेना के जनरल रैंक का अधिकारी इसका हेड होता है और आईएसआई की मर्जी के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता है। दुनिया के सबसे मक्कार एजेंसियों में से एक है, तमगा भी मक्कारी का मिला है। भारत के खिलाफ साजिश रचना मुख्य मकसद और उद्देश्य आईएसआई का। खालिस्तान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई आईएसआई ने। 1948 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की स्थापना हुई थी, 1948 में बनी है। कबायली हमलों के पीछे आईएसआई का हाथ। 1971 में युद्ध भारत के हाथों करारी हार मिली।
कश्मीर के युवाओं को बरगलाने की कोशिश करता है आईएसआई, आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देता है आईएसआई। भारत के हर आतंकी हमले के पीछे आईएसआई का हाथ होता है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को खड़ा करने वाला आईएसआई। मुंबई में 2008 के हमलों में लश्कर का हाथ था और हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर, अल-कायदा को समर्थन भी आईएसआई का है। हरकतुल मुजाहिदीन हक्कानी नेटवर्क से भी आईएसआई के रिश्ते हैं, ये इनका तारुफ है। तो इसी आईएसआई पर शक जताया जा रहा है कि इसी आईएसआई ने इमरान के मर्डर का प्लान बनाया। अब ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, इमरान के करीबी, इमरान के साथी और इमरान सरकार में मंत्री रहे शेख राशिद खुद कह रहे हैं, पूर्व मंत्री, कि सरकार का हाथ है। सुनिए जरा। मैं आवाम से अपील करूंगा कि वो पुरअमन रहें, कानून को हाथ में नहीं ले। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की जान बच गई है और मेरे मौला ने चाहा तो ये क्रिमिनल माइंडेड ज़हनी मरीज और उजरती कातिल राना सनाउल्लाह और उसके पीछे मौजूदा साजिशी हुकूमत कानून के शिकंजे में आएगी और कानून के दायरे से नहीं निकल सकती। पाकिस्तान इन मसाइल से निकलेगा और कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और जो असली और नस्ली है वो इमरान खान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह इन साजिशों से इसी महीने में इनको बेनकाब कर देगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इमरान खान ने 3 लोगों के नाम ले लिए। बिग ब्रेकिंग न्यूज ये, इमरान खान ने 3 लोगों के नाम लिए। 3 लोगों पर शक जताया है जिन्होंने इमरान खान पर हमला करवाया हो सकता है। पीटीआई के नेता असद उमर का बड़ा बयान, इमरान ने 3 लोगों का नाम लिया है। ये 3 लोग कौन हैं? इमरान ने कहा है हमले में 3 लोग शामिल थे। क्या ये 3 लोग सरकार में शामिल लोग हैं? क्या ये 3 लोग सेना और आईएसआई के लोग हैं? इसका खुलासा इमरान खान करेंगे। लेकिन इमरान पर हमले के बाद आपको बताते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शहबाज शरीफ, वसीम अकरम क्रिकेटर क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जरूर ये कह रहे हैं मैंने गृह मंत्री से हमले पर रिपोर्ट मांगी है, देश की राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। फवाद चौधरी इमरान खान के करीबी और उनकी पार्टी के नेता हैं, मंत्री रहे। उनका कहना है इमरान पर फायरिंग करने के लिए हमलावर AK-47 लेकर आया था। गोलीबारी में इमरान खान के पैर में गोली लगी है। पाकिस्तानी सेना क्या कह रही? सेना का कहना है इमरान पर हमले की निंदा करते हैं। अब देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, सब जानते हैं ये। वसीम अकरम क्या कह रहे हैं? इमरान भाई के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरी संवेदना है मेरी, ये वसीम अकरम ने कहा। और उसके बाद फौरन शुएब अख्तर सामने आए हैं, क्रिकेटर। इमरान खान भी पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है या खिलाड़ी है वो इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं हमेशा। अब शुएब अख्तर को सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाँव पे गोली लगी है, अभी बच गए, अल्लाह उनको महफूज रखे। जिसने भी ये हरकत की है, जुल्म किया है और खुदा रहा ये चीज़ें बंद होनी चाहिए इस मुल्क में। और दिल इतना ताकतवर रहा नहीं कि और बुरी खबरें सुनी जा सकें। अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, अभी ये वाक़या हुआ है। अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे और हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें, अल्लाह का वास्ता हम किसी कंक्लूजन में पहुँचें। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं जिसने हमला किया इमरान खान पर, वो शख्स कौन है ये देखिए जरा। ये पीछे जो देख रहे हैं इसने पकड़ा है, जो लाल और सफेद टी शर्ट पहने। आगे जो शख्स है जिसे पकड़ा गया है ये है गोली चलाने वाला शख्स, इसने चलाई थी इमरान खान पर गोली। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये पकड़ा गया शख्स। उसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने इसे पकड़ लिया, यानी पूरी तरह से पकड़ में आ गया जिसने गोली चलाई है वो शख्स। आइए अब अगली तस्वीर दिखाइए सर, अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो आप देख रहे हैं इस शख्स को पकड़ा गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जिसने हमला किया उसे भी सुनिए, जिसने हमला किया उसे भी सुनिए, और जिसने पकड़ा है हमला करने वाले को, दोनों को सुनिए जरा। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। फायर उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मार। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया। उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से। जब मैंने उसको पकड़ा है ना, वो तर ही नीचे आई है।
वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है। हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती। खान साहब को जब देखा कि वो गोली उधर उस तरफ मारा, खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, ठीक है, तो साथ था बस। वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको। तो आइए, आपने सुन लिया वो शख्स जिसने अटैकर को पकड़ा है, हमलावर को। लेकिन क्या बेनजीर भुट्टो की जो हत्या हुई थी ठीक उसी तरह से इमरान की हत्या की प्लानिंग थी? ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त बेनजीर की हत्या हुई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस तस्वीर को देखिए। और इमरान पर जो हत्या हुई वो तस्वीर अभी शुरू में मैंने आपको दिखाई। फुल स्क्रीन ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की जो हत्या हुई थी उन पर भी देख रहे हैं बेनजीर को। बेनजीर पर भी इसी तरह वो मार्च में शामिल थी, रोड शो चल रहा था, पीछे से अटैकर्स ने ताबड़तोड़ उनके ऊपर फायरिंग की थी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर बेनजीर भुट्टो की हत्या कैसे की गई थी, वो किस तरह से रोड शो में आगे बढ़ रही थी। आज बेनजीर भुट्टो वाली हत्याकांड दोहराने आए थे हत्यारे दरअसल इमरान को मारकर। देखिए, दरअसल बेनजीर भुट्टो पर 2007 में हमला हुआ, आज 2022 है। पाकिस्तान में 2007 की तारीख आज दोहराने आए थे हत्यारे। रावलपिंडी की रैली में हमला हुआ बेनजीर पर और इमरान वजीराबाद में थे। रैली को संबोधित कर चुकी थी बेनजीर, इमरान खान लोगों को संबोधित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रैली वाली जगह पर धमाका हुआ और भुट्टो की गाड़ी पर फायरिंग हुई, ठीक उसी तरह जैसे इमरान की गाड़ी पर फायरिंग की गई इमरान के ऊपर। बेनजीर पर 3 गोलियां फायर की गई एक के बाद एक। इसके बाद आत्मघाती हमला हुआ, यानी सुसाइड बॉम्बर था। आत्मघाती हमले में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई और परवेज मुशर्रफ उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे। इमरान पर हमले के बाद बेनजीर की हत्या की अब बात हो रही, क्योंकि उसी स्टाइल में उसी तरह से बेनजीर को भी टारगेट किया गया था। अब सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के जानकार क्या कह रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान में हो क्या रहा है और होने वाला क्या है, सुनिए जरा। देखिए, ये जो हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ चुके हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स ने अब सड़कों पर आने की कॉल दे दी है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है क्योंकि इमरान खान के पॉलिटिकल एनिमीज भी बहुत ज्यादा है और उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी टकराव है। अब इमरान खान की अगले उनकी हालत तो खतरे से बाहर है। अब देखते हैं वो अगला बयान क्या देते हैं, अपने सपोर्टर्स को क्या कॉल देते हैं। और इस बीच आपको बताएं, इमरान खान पर गोली चलने के बाद हंगामा शुरू हो गया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री टारगेट पर इमरान पर हमले के बाद बवाल बढ़ गया है। अलग अलग शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। राणा सनाउल्लाह के घर का घेराव कर लिया है इमरान समर्थकों ने। तस्वीरें आई आपको दिखाने जा रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। ये भारी भीड़ आपको नजर आ रही है, रात का अंधेरा है और ये रोशनी के बीच जो समर्थक है इमरान समर्थक, वो गृह मंत्री के घर का घेराव कर चुके हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। गृह मंत्री, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर के घर के बाहर लोग पहुंच गए। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। और आपको बता दें, सिर्फ गृह मंत्री का घर नहीं घेरा है, रावलपिंडी में भी इमरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। बड़ा हुजूम सड़कों पर निकल आया है। जगह जगह शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं इमरान के हक में। रावलपिंडी में भी जमकर प्रदर्शन हुआ है और सरकार निशाने पर है। इमरान पर हमले का विरोध हो रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, आगजनी हुई है, लोगों ने आग लगा दी है, टायर जला रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान समर्थक सड़कों पर है, पुलिस आपको नजर आ रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है। हालात संभालना मुश्किल हो गया है इस वक्त पाकिस्तान में जो स्थिति बनी हुई है। जगह जगह आगजनी हो रही है, ये आप देख रहे हैं, लोगों ने आग लगा दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में भारी गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान क्रिकेटर भी रहे, उनकी फैन फॉलोइंग है, आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं इमरान के बारे में, सुनिए जरा। कायदे आजम
आज़म के बाद इमरान खान ही एक ऐसा आया है वजीर आज़म जिसने रोशनी दिखाई है सबको कि इस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए जैसे समझा गया था, जिस वजह से बना था पाकिस्तान। अंग्रेज़ों की गुलामी के लिए तो हम नहीं आए थे ना इधर। और पाकिस्तान का क्या होगा, हम अपनी अपनी सोच रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को कौन देखेगा। हम किसी के कहने से नहीं आए, हम अपने दिल से मजबूर होकर आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा लीडर हमारे साथ हो, हम ये चोर लीडरों के साथ नहीं चाहते। हमें कितनी शर्मिंदगी अब्रॉड जाके कर उठानी पड़ती है सिर्फ ये चोरों की वजह से। इमरान खान की वजह से हमारी इज्जत हो रही थी, लोग हमें थम दिखा रहे थे जब हम बोलते थे वी आर पाकिस्तानी, तो बोलते गुड। हमारे लीडर ने वो आज जिस हाल में इन चोरों के जो सारा इकट्ठा टोला हो गया जो कल एक दूसरे के पेट में हाथ डाल रहे थे कि इसको घसीटेंगे उसको, आज सब हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, ये और 10 दिन की बात है, ये सब दोबारा एक दूसरे का जो है वो पेट में हाथ डालेंगे और घसीटेंगे गलियों में इनको। हमने देखा है कि पाकिस्तान के तमाम मामलात में जो है वो बैरूनी मुदाखलत होती रही है। पहला लीडर ऐसा है जिसने सबको जो है सबके सामने चीजें बताई कि ये ऐसा हो रहा है। तो इमरान के समर्थकों में खासा गुस्सा है। बड़ी खबर मिल रही है कि लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर हंगामा हो रहा है। वहां भी इमरान के समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता पहुंच गए। लाहौर में सड़क पर इमरान समर्थक है। गवर्नर हाउस के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। लाहौर में सड़क पर इमरान समर्थक एकजुट हो गए हैं। तो इमरान फिलहाल अस्पताल में, उनके पैर की सर्जरी हुई है। कुछ वक्त पहले उनकी पत्नी बुशरा भी अस्पताल पहुंची है, लेकिन इमरान अभी खतरे से बाहर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर सीधे गुजरात से है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कौन जीतेगा आप सोच रहे होंगे गुजरात चुनाव? केजरीवाल या फिर कांग्रेस या फिर प्रधानमंत्री मोदी के आगे टक्कर में कोई नहीं है। और गुजरात उनका गृह जिला है, वहां से जीतना तो और लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा कि गुजरात का मूड क्या है, गुजरात क्या कह रहा है और कौन गुजरात में जीतने वाला है। सीधे गुजरात के लोगों से बात करवाऊंगा आपकी, लेकिन पहले आपको बता दूं कब चुनाव होने हैं और कब तारीखों का ऐलान होगा। फिर बात करेंगे कि आखिर गुजरात का मूड क्या है। गुजरात का सबसे बड़ा सर्वे मैं आपके सामने रखूंगा। गुजरात में चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है, तारीखों का ऐलान। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होने, 2 फेजेज में, 1 तारीख और 5 दिसंबर। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर से नामांकन शुरू होगा। इसके अलावा 17 नवंबर को दूसरे चरण का नामांकन होगा और पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी, 89 सीट्स पर 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी और 5 करोड़ मतदाता वोट करेंगे। 8 दिसंबर को गिनती होगी जब हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आएंगे और गुजरात चुनाव के नतीजे भी साथ साथ आएंगे। सबसे बड़ा सर्वे आपको दिखाऊं उससे पहले जरा सुनिए गुजरात का मूड क्या। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और गुजरात ने भी तारीख लिख दी कि उसका मूड क्या है, वो कैसे वोट करने वाला है। सुनिए। भाजपा सरकार ने 27 साल में जो काम किया है उसको देख के लगता है कि अब विकास हुआ है। मोदी जी काम कर रहे हैं तो उसको वोट करेंगे ना। हाँ, काम बोलता है। हम तो एक ही बंदे को देखते हैं। किसको? बस मोदी जी, और किसी को देखना ही नहीं है। रेवड़ी बेवड़ी तो बहुत बकवास है और सिर्फ मोदी चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए। बदलाव का बिल्कुल मूड है। यहाँ एक तरफा सालों से बीजेपी चल रहा है। गुजरात की तो भाई बीजेपी ही है, मोदी साहब का है हमारा। मोदी ही है। भाजपा ही बराबर है। नरेंद्र मोदी एक ही बस। चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? भाजपा काम किया है। अभी 27 साल का उसका शासन है तो वो भी अभी चल रहा है। दूसरी 3 पार्टी का तो मुकाबला इधर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए भाजपा का ही मतलब दिख रहा है कि भाजपा ही आएगी। कई बार थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी में दम लगता है थोड़ा। नेशनल लेवल से बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी का जो माहौल है उसके वजह से वो आएगा। हम तो बीजेपी ही बनाएगी क्योंकि वो हमारा बहुत विकास किया है यहाँ मोरबी में। ज्यादातर तो बीजेपी का ही मत रहेगा कि उसका काम बहुत बढ़िया अच्छा है। तो लोगों को आपने सुन लिया, गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं। सर्वे में दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं आइए कि आखिर पूरा गुजरात का नक्शा जो तय करेगा आगे की किस्मत। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं गुजरात का मैप आपके सामने आ गया। 1 दिसंबर को ये जो पीला हिस्सा आप देख रहे हैं,
जिसपे 89 सीटों पर 89 सीटों पर चुनाव होना है। ये जो पीला हिस्सा देख रहे हैं आप गुजरात के नक्शे का, यहां होना है 1 तारीख को चुनाव। और जो 5 दिसंबर को होना है, लाल रंग से जो घेरा आप पूरा देख रहे हैं, दूसरे चरण में मतदान होगा 93 सीटों पर और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। 182 सीटें गुजरात में हैं। और इस बीच आपको बताऊं, इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर। यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को गुजरात जाएंगे और कई रैलियों को, 3 रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। अब चुनावी बिगुल बज चुका है, शंखनाद हो चुका है प्रधानमंत्री की। रैलियां शुरू होंगी 6 नवंबर को गुजरात जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रविवार को गुजरात में पीएम की रैली होने वाली है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर किसमें कितना है दम। पूरा सर्वे वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है, सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए कि देखिए, आइए ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किसमें कितना है दम। बीजेपी को 2017 में 99 सीटें मिली थी, 99। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी इससे पिछले चुनाव में, और आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी 0। हवा आपने पूरी देख ली। वोट परसेंट देखिए जरा, 49% थे बीजेपी के और 41% थे कांग्रेस के, और आम आदमी पार्टी के वोट परसेंट थे 0.1। अब देखिए, अभी बीजेपी के पास 111 विधायक हैं और कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के पास अब केवल 66 विधायक बचे। ये कांग्रेस की स्थिति। अब जरा देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26 सीटें मिली थी, और जानते हैं लोकसभा में गुजरात में कितनी सीटें हैं? 26 ही सीटें। कांग्रेस के खाते में आई थी 0 2014 में, बता रहा हूं मैं आपको। 26 की 26 सीटें प्रधानमंत्री मोदी को। उसके बाद फिर चुनाव हुए, फिर हवा बनाई कांग्रेस ने। 2019 में फिर नतीजे आए और फिर बीजेपी को 26 की 26 सारी सीटें बीजेपी ने जीती। कांग्रेस को फिर मिला 0 और केजरीवाल को भी कुछ नहीं। अब आप जरा देखिए सर्वे, अभी चुनाव की तारीखों से पहले जो सर्वे हुए वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने। सर्वे आ गया। सर्वे ये कहता है, पहला सर्वे ये कहता है कि बीजेपी को 125 से 131 सीट मिल सकती है, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा। कांग्रेस को 29 से 33, अभी 66 के आसपास है, और चुनाव के बाद 29 से 33 यानी लगभग 30 सीटें, और उससे ज्यादा सीटें कम हो जाएंगी। तो हवा फुस है। और उधर केजरीवाल को देखिए, एक सर्वे कहता है केजरीवाल को 18 से 22 सीटें मिलेंगी, और केजरीवाल तो मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं। 18 से 22 में मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाला है। दूसरा एक और सर्वे वो क्या कहता है? दूसरा सर्वे कहता है कि बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहेगी, और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो आखिर हवा का गुब्बारा किस बात का है जब सीटें सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेंगी? अब जरा सुनिए बीजेपी क्या कुछ कह रही है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो हवा बनाई है उस पर सुनिए। इस बार जो हमें फीडबैक आ रहा है उससे लग रहा है कि बिल्कुल आपका तो कोई यहाँ पर वजूद नहीं है। कांग्रेस जो पुरानी पार्टी है इस बार दोनों मिलके जो है, आपका तो खाता खुलेगा नहीं, उसको 20-25 सीट मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इतिहास रचेगी। पिछले बार जो कभी कांग्रेस ने 149 सीटें लाई थी उससे ज्यादा हम लेकर आएंगे। सोचिए, सर्वे ये कह रहे हैं केजरीवाल को 2 सीटें आएंगी। सर्वे ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है दहाई का आंकड़ा पार कर जाए, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री खोज रहे हैं कि आखिर किसे बनाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री की हकीकत यह है कि केजरीवाल जिसको मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं वहां चुनाव हार जाते हैं। बीजेपी ये कह रही है सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी आम आदमी पार्टी गुजरात में। इसके लिए बाकायदा लोगों से पूछा है। 4 नवंबर यानी कल बहुत बड़ा दिन है। कल केजरीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने नाम के ऐलान की घोषणा की है और अहमदाबाद में उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए जनता से राय मांगी है बाकायदा, जिसे अपना मुख्यमंत्री चुने, किसे अपना मुख्यमंत्री चुने उसका नाम बताइए। पार्टी तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रही है। सोचिए, संघर्ष तीसरे स्थान के लिए और ढूंढ रहे मुख्यमंत्री। हिमाचल की हकीकत देखिए। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनूप केसरी थे, जिन्हें आप देख रहे हैं।
अनूप केसरी ये प्रदेश अध्यक्ष थे, सीएम की कतार में सबसे आगे थे। लेकिन सच क्या है, चुनाव से पहले वो उम्मीदवार जो सीएम की रेस में था वो बीजेपी में शामिल हो गया। दूसरा देखिए जरा, उत्तराखंड की हकीकत आपको पता होगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। वो जो आप देख रहे हैं ये सीएम उम्मीदवार थे, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल उनके मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे केजरीवाल के। वहां बुरी तरह से शिकस्त हुई और उसके बाद क्या हुआ, कोठियाल की खुद की जमानत जब्त हो गई, पार्टी भी चुनाव हार गई और अब जो कोठियाल जी हैं ये बीजेपी में आ गए और कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी में जाकर। अगला उम्मीदवार देखिए, गोवा में भी अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार थे। हुआ क्या, अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और पालेकर चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पर रहे वो भी। केजरीवाल के बड़े बड़े दावे धराशायी हो गए और आपको केवल 2 सीटों में से संतोष करना पड़ा था गोवा में। तो ये जो इतना बड़ा गुब्बारा केजरीवाल ने फुलाया गुजरात में, इसकी हकीकत क्या है? बीजेपी तो कह रही है जहां सीएम का नाम अनाउंस किया वहां शर्तिया चुनाव हार जाते हैं। सुनिए जरा। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। गोवा और उत्तराखंड में भी एकदम मुख्यमंत्री का ऐलान कर बैठे थे, लेकिन नतीजा क्या आया? आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों का ध्यान बांटने के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। जहाँ भी चुनाव होता है, आप याद कीजिए जब 2014 में वो प्रधानमंत्री जी के सामने लड़ने गए थे, उसके बाद जहाँ भी चुनाव होता है आम आदमी पार्टी इसी तरह का हवा बनाती, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी और पिछले कुछ दिनों में ये साफ जाहिर हो गया है कि गुजरात में इस बार रिकॉर्ड सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि कैसे अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस सवाल उठा रही है, अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल हो रहे हैं। क्या हार मान ली है कांग्रेस ने? ये देख रहे हैं, ट्वीट दीजिए इधर, ये आप देख रहे हैं कांग्रेस ने ट्वीट किया, फुल स्क्रीन लीजिए। कांग्रेस का ट्वीट था कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, यह निष्पक्ष चुनाव कराता है और गांधी जी के 3 बंदरों की तस्वीर लगाई है कि कुछ कहना नहीं चाहते, यानी चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए। लेकिन चुनाव आयोग ने आज सूत समेत जवाब दिया है और ऐसा जवाब जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभने वाला है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने निष्पक्षता पर सवाल उठाए चुनाव आयोग के। तो चुनाव आयोग ने कहा देश की जनता का यह अपमान है अगर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए फिर से, तो चुनाव आयोग ने कहा जीतने पर कोई कुछ नहीं बोलता है जब यही चुनाव जीत जाते हैं। विपक्ष ने चुनाव में देरी पर हमला बोला कि प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से चुनाव की वजह में चुनाव में देरी हुई ऐलान पर। चुनाव आयोग ने कहा सही समय पर चुनाव हो रहे हैं और सही समय पर ऐलान भी हुआ है। विपक्ष ने सरकार के दबाव का आरोप लगाया चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारी पहचान है। सुनिए जरा चुनाव आयोग क्या कुछ कह रहा है और पवन खेड़ा ने क्या कहा है, जिसको मनोज तिवारी ने जवाब दिया। पहले चुनाव आयोग को सुनिए। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे रिजल्ट सही नहीं है जो निकल के आते हैं, तो संभवतः ये इंडियन वोटर का बहुत बड़ा अपमान है। लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, ये तो मेरे फेवर में ही रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब है, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं। जहां तक डिले का प्रश्न पूछा अभी एक साथी ने, आपको एक्चुअली दी अनाउंसमेंट में बहुत सारी चीजों को बैलेंस करना है, जिसमें देयर इज ए ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग इट टुगेदर, देयर इज वेदर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द डेट ऑफ लास्ट टर्म ऑफ द असेंबली, the number of days on which MCC would be introduced. So there are a large number of factors. So there are certain factors which let me tell you in case this particular case. Announcement जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में,
उससे 110 दिन पहले है. Still, it is quite in advance. There is still time. तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है. और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहाँ तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित. तो ऐसे कभी होता है क्या? कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस का ये समर्पण है. मैं समझता हूं अभी तो चुनाव की तिथि तय होनी है, उसमें ही कांग्रेस के अब उल्टी सांस चलने लगी है. चुनाव आयोग को क्यों दोष दे रहे हैं? आप अगर सामने से दिखाएंगे कि हम भारत. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं. गुजरात का मूड क्या है ये आपने जान लिया, सुन भी लिया, और सर्वे क्या कह रहे हैं ये भी जान लिया. नतीजे आएंगे तब आप सर्वे के साथ और गुजरात के लोगों के मूड के साथ मिला भी सकते हैं. खबरों में आगे बढ़ते हैं. आज की एक और बड़ी खबर है. हिजाब से मां सीता को जोड़ रहा ये मौलाना नुमानी. कुछ सूझ नहीं रहा इन्हें अभी हिजाब पर. तो इन्होंने क्या कहा, देश में एक बहस चल रही है कि बच्चियां स्कूल जो जाती हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं और हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए बच्चियां हिजाब में ना जाएं. बड़े होने के बाद उन्हें हिजाब पहनना है या जैसे रहना है उन्हें पूरी आजादी है, लेकिन स्कूल में एक यूनिफॉर्म है इसलिए यूनिफॉर्म में जाएं. तो मौलाना ने क्या किया, मौलाना ने कहा कि सीता, माता सीता भी जो पर्दा करती थी उसको हिजाब से जोड़ दिया है. जरा देखिए, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हिजाब को लेकर मौलाना नुमानी का विवादित बयान क्या है और उसके बाद उनके कुतर्क को भी बेनकाब करेंगे. हुआ ये कि हिजाब विवाद में रामायण की एंट्री हो गई है. मौलाना सज्जाद नुमानी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा पर्दे का जो चलन है ये रामायण के जमाने से है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं नुमानी. पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं. बयान को साबित करने के लिए कुतर्क का सहारा ले रहे हैं. क्या सहारा? अब हिजाब की तुलना माता सीता से कर रहे हैं, हिजाब की तुलना माता सीता के घूंघट से कर रहे हैं. मौलाना ने रामायण में राम के वनवास का जिक्र किया है, श्री राम के अयोध्या वापसी की घटना के बारे में बताया है. लक्ष्मण को सीता के गले में हार डालने को कहा गया था और लेकिन लक्ष्मण सीता जी को पहचान नहीं सके. मौलाना आगे कहते हैं क्यों? क्योंकि 14 साल जंगल में साथ रहने के बाद भी लक्ष्मण सीता माता को पहचान नहीं सके. लोगों ने पूछा आप भाभी सीता को क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर नहीं देखा, उनके चरणों के ऊपर देखा होता तो पहचानता मैं, इससे बड़ा पर्दा और क्या होगा. यह कहा नुमानी ने. पूरी दुनिया को हिजाब पहनना भारत ने सिखाया है वो कह रहे हैं. अब इस देश में हिजाब पहनने में मुश्किल हो रही है. देश के अंदर हमारी बच्चियों को परेशान किया जा रहा है और भारतीय संस्कृति की तरफ जाने में दिक्कत हो रही है. अब जरा सुनिए जरा मौलाना नुमानी का कुतर्क और ऐसा बयान जो विवाद पैदा करता है, नफरत पैदा करता है. सुनिए. इतनी लंबी जुदाई के बाद श्री रामचंद्र जी और सीता जी का मिलन हो रहा है, यकीनन ये खुशी की बात है. तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण, रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से कहा जाता है हार देकर, माला देकर, ये खुशी के मौके पर अपनी भाभी के गले में, सीता जी के गले में ये माला डालो. ये बहुत खुशी का मौका है, इसको हम एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे. वहां 14 महिलाएं रामायण के बयान के मुताबिक खड़ी हैं. मैं नहीं जिम्मेदारी लेता कि वो बयान कितना सच्चा है कितना झूठा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लिखा है कि 14 औरतें वहां पर खड़ी थी. लक्ष्मण जी हार लेकर, माला लेकर खड़े हो गए. उन 14 महिलाओं के सामने सर झुकाकर, निगाहें झुकाकर लोगों ने कहा कि लक्ष्मण जी जल्दी कीजिए, देर हो रही है, अभी और भी कार्यक्रम है, आप भाभी के गले में जल्दी से हार पहनाइए. तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे आप कोई बता दे कि मेरी भाभी इन महिलाओं में से कौन सी है.
उससे लोगों ने कहा कि आप 14 साल आप जंगल में रहे हो और आप अभी तक अपनी भाभी को नहीं पहचानते। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तब तो मैं पहचानता, इसके सिवा पर्दा और क्या है। अब मौलाना का जो अधूरा ज्ञान है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अधूरा रामायण ज्ञान देखिए जरा, और मौलाना नोमानी भी अगर देख रहे हैं तो जरूर देखें, खास उनके लिए ही लेकर आया हूं। मौलाना का अधूरा रामायण ज्ञान ये है, मूव कीजिए प्लीज, कि विरोध स्कूल में हिजाब को लेकर, स्कूल में हिजाब और यूनिफॉर्म को लेकर विरोध हो रहा है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में है। नोमानी स्कूल में हिजाब का बचाव किससे कर रहे हैं? घूंघट से कर रहे हैं। सीता माता का स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन यह स्कूल की बच्चियों को सीता माता के घूंघट से जोड़ दिया। हिजाब की पैरवी में मौलाना नोमानी कुतर्क पेश कर रहे हैं। रामायण में मां सीता के पर्दे की बात कहीं नहीं, कहीं पर्दे की बात नहीं। पर्दे की वजह से लक्ष्मण नहीं पहचान पाए ऐसा कहीं नहीं है। लक्ष्मण ने मां सीता के चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। लक्ष्मण सिर्फ मां सीता की पायल को पहचानते थे दरअसल, और क्योंकि देवी सीता के पैरों की वंदना करते थे लक्ष्मण, इसलिए हमेशा उनकी नजरें नीचे रहती थी। बाजूबंद कुंडल तक को आज तक उन्होंने नहीं देखा था। और सीता और लक्ष्मण का रिश्ता देवर भाभी का था। भाभी को माता के समान स्थान दिया गया है और लक्ष्मण हमेशा माता सीता का पक्ष लेते थे। 14 साल तक वनवास में लक्ष्मण कभी नहीं सोए थे। रात भर लक्ष्मण धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करते थे दरअसल। अब जरा बड़ी बात यह, मौलाना नोमानी खुद इस बात को जानते होंगे कि अगर लक्ष्मण की नजर माता सीता के चरणों में रहती थी, वो खुद कहेंगे कि हमेशा नजरें नीचे रहनी चाहिए। उसी का पालन लक्ष्मण कर रहे थे। और उसको देखिए मौलाना ने अपने हिसाब से कैसे ट्विस्ट किया और हिजाब को घूंघट से जोड़ दिया। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु। मौलाना साहब कैसा कपड़ा पहने, कैसी टोपी पहने, कैसे रहें, इसके लिए कोई उनको चिट्ठी गई है क्या? इस तरह की बयानबाजी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आज भी भारत दुनिया में माइनॉरिटीज के लिए सबसे सुरक्षित देश है। देखिए, मौलाना जी के ज्ञान के ऊपर मुझे आश्चर्य होता है कि उनको कितना ज्ञान है। पहले भारतीय संस्कृति को पढ़ें और इस सनातन धर्म के इन सारे विषयों को समझने के बाद कमेंट करना चाहिए। हमारे यहाँ आदिकाल से हिंदू समाज की जितनी भी देवियाँ हैं उनके किसी के ऊपर भी ना पर्दा नहीं मिलेगा। सब बहुत स्वतंत्र रूप से खुले पे सबका है और सबका सम्मान हम रखते हैं। हमारे यहाँ तो संदेश दिया कि स्त्री को हमने सबसे उच्च स्थान पर रखा है, इसलिए सीता का नाम पहले, राम का बाद में। मौलाना सज्जाद नोमानी ने जो रामायण के विषय में कहा वो बहुत गलत ढंग से, मनगढ़ंत ढंग से उन्होंने बातें कही है जो बेहद आपत्तिजनक है। पहले वो रामायण का अध्ययन करें, इसके बाद जो बातें उसमें लिखी गई हैं उन बातों का ही जिक्र करें। अगर मनमुखी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कौन है जो दंगा कराना चाहता है। योगी राज में कौन आग लगाना चाहता है। बात इसकी, योगी राज में कौन माहौल खराब कर रहा है। योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में दंगा, हिंसा ये सब नहीं हुआ। अगर किसी ने पत्थर उठाया तो उस पर योगी ने एक्शन लिया, लेकिन कोई दंगा कराना चाहता है। मैं क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए। ये तोड़फोड़ हो रही उत्तर प्रदेश में। दंगे की साजिश थी, पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई, उसके बाद हंगामा हुआ। ये आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई है। देखिए पोस्टर में आग लगा रहे हैं। ये शाहजहांपुर की उत्तर प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लाठी डंडे के साथ इस तरह से आगजनी की गई, हंगामा किया गया, पोस्टर फाड़ दिए गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई जगह जगह पर। योगी राज में दंगा भड़काने की साजिश हुई और क्यों की गई, किसने की, यह भी आपको बताऊंगा मैप के जरिए। जरा देखिए कि यह कोशिश उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोशिश थी दंगा करवा दिया जाए, आग लगा दी जाए, इसकी पूरी तैयारी थी। अब मैं आपको सबूत के साथ दिखाने जा रहा हूं कि कैसे दरअसल आग लगानी थी। अगली तस्वीर, सीसीटीवी तस्वीर प्ले कीजिए जरा। ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी की तस्वीर, इसे प्ले कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं दंगा भड़काने की जो साजिश थी
वो दरअसल एक मस्जिद के जरिए रची गई। मस्जिद में जाकर धर्म ग्रंथों को फाड़ा गया है, वो तस्वीरें थी। आइए मैं आपको फ्लोर ग्राफिक्स, सरफेस फ्लोर के जरिए मैं दिखाता हूं कि योगी राज में दंगे की साजिश कैसे रची गई। दरअसल शाहजहांपुर की मस्जिद में 2 युवक घुसे। शाहजहांपुर में मस्जिद में घुसकर युवकों ने धर्म ग्रंथ जला दिए। सैयद शाह फखरे आलम मियां की मस्जिद की यह घटना है। सोचिए, मस्जिद में जाकर धर्म ग्रंथ जलाने का मतलब लोगों को उकसाना है, दंगे भड़काना है, योगी राज में जो शांति है वो खत्म करना है। बुधवार शाम 2 युवक मस्जिद में घुसे थे। इन लोगों ने दूसरे लोगों को इसकी जानकारी दी और कुछ ही देर में मस्जिद के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई और धार्मिक ग्रंथ जलाने से लोग भड़क गए। नाराज लोगों ने सड़क जाम करने की कोशिश की और भीड़ ने आसपास लगे होर्डिंग्स को उतार दिया। न सिर्फ उतारा, इसके बाद होर्डिंग को आग के हवाले कर दिया लोगों ने। बवाल शुरू हुआ। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। पुलिस ने नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की है और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी भी शुरू कर दी है और इसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जरा बवाल देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हंगामा, ये जो हंगामा हुआ ये आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। ये आग लगाई गई उन तस्वीरों के बाद कि धार्मिक ग्रंथ जला दिए गए। एम्बियंस बढ़ाइए इसका। जरा आइए मैं आपको दिखाता हूं पुलिस ने जो एक्शन लिया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई। भारी संख्या में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। आरोपी जो अरेस्ट हुआ है ये आरोपी है जिसने मस्जिद में घुसकर धर्म ग्रंथ जलाया है। मस्जिद में घुसकर धार्मिक किताब जलाने वाला ये शख्स कौन है आपको पता है? ये खुद मुसलमान है, धर्म से खुद मुसलमान है ये शख्स। मस्जिद में घुसकर धर्म ग्रंथ जलाए थे। क्या योगी के राज में दंगा कराने की तैयारी थी? शाहजहांपुर में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई ये भी बताऊंगा और इसका तारुफ भी कराता हूं कौन है शख्स और क्या कह रहा है। बहाना देखिए क्या बना रहा है। धार्मिक ग्रंथ जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज की मदद से इसे पकड़ा है। आरोपी का नाम है ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद ने धर्म ग्रंथ मस्जिद में घुसकर जलाए थे। ताज मोहम्मद ने कहा मैं कोई काम नहीं करता हूं। जब पकड़ लिया गया तब परिवार मेरी शादी नहीं करा रहा है और जिससे मैं परेशान रहता हूं। अब सोचिए, शादी नहीं हो रही है, काम नहीं कर रहा है, इसके लिए मस्जिद में जाकर धर्म ग्रंथ ताज मोहम्मद ने जला दिए। दोनों में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। आरोपी ने कहा ग्रंथ मैंने नहीं, मेरी आत्मा ने जलाया है। अब पुलिस ठीक से उस आत्मा को बाहर निकालेगी। घटना के बाद इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। डीएम ने स्थिति का जायजा लिया है और इस वक्त स्थिति सामान्य बनी हुई है। पुलिस क्या कुछ कह रही है जरा सुनिए। अभी जांच हो रही है, उसके जो फुटेजेस हैं उसको देखा जा रहा है, उसकी जांच कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी। उसके अंतर्गत जांच के उपरांत जैसे तथ्य स्थापित होंगे उस हिसाब से देखेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और आपको सीधे लिए चलते हैं रूस, क्योंकि पुतिन की स्थिति ठीक नहीं है। युद्ध पर भारी पुतिन की बीमारी बताया जा रहा है। पुतिन गंभीर रूप से बीमार है और पुतिन को गंभीर बीमारी हो गई है। देखिए जरा, पुतिन को गंभीर बीमारी हो गई है, पूरे बदन में सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है। खबर यह है पुतिन का इलाज चल रहा है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, क्या इसका जंग पर असर पड़ेगा? क्या पुतिन के पास कम वक्त बचा हुआ है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं पुतिन इस वक्त इस सोच में है। ये देख रहे हैं चेहरे पर भारी सूजन आ रही है पुतिन के। पुतिन इस सोच में है कि आखिर इलाज करवाएं खुद का, खुद की बीमारी से लड़ें या यूक्रेन से लड़ें। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स पुतिन गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं? पुतिन की अलग अलग तस्वीरें और पश्चिमी मीडिया के दावे के बाद इस बात के कयास तेज हो गए हैं।
कहा जा रहा है युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन बीमारी से परेशान थे, लेकिन पुतिन अपनी बीमारी के बाद दुनिया को बताकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। सवाल यही है कि पुतिन के कांपते हाथ, बोलने में लड़खड़ाहट, क्या सबसे ताकतवर शख्स को बीमारी ने कमजोर कर दिया है? और आइए पुतिन की बीमारी के बारे में आपको बताते हैं। पुतिन को बीमारी क्या है, क्यों पुतिन को सूजन आ रही है, डॉक्टर्स ऐसा कह रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। पुतिन के हाथों में काले रंग के निशान देखे गए और ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी ने यह दावा किया है ज्यादा इंजेक्शन लगने से हाथों का हिस्सा काला हो गया। गंभीर बीमारी के चलते उन्हें ज्यादा इंजेक्शन लगे दरअसल, और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पुतिन को एडवांस लेवल का कैंसर है, कैंसर से पीड़ित हैं वो। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में भी यह कहा गया है कि वॉर रूम मीटिंग में पुतिन ने दर्द की शिकायत की है। एक मीटिंग में पुतिन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था और पुतिन ही एक ही मुद्रा में बैठकर मीटिंग अटेंड कर रहे थे। पूरे समय पुतिन आगे की तरफ झुककर बैठे रहे और युद्ध शुरू होने के वक्त पुतिन के बीमार होने की खबर थी। उस वक्त भी फरवरी में बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ पुतिन ने बैठक की थी और बैठक में पुतिन दाएं हाथ से अपनी चेयर को कस के पकड़े हुए थे, अपने दाहिने पैर को बार बार ऊपर नीचे कर रहे थे पुतिन। और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कपकपी रोकने के लिए ऐसा किया है पुतिन ने। जोर से जो पकड़ा उन्होंने मेज को, टेबल को, जिससे उन्हें वो जो कांप रहे थे वो कपकपी रुके। रूसी रक्षा मंत्री के साथ बैठक की वो तस्वीर वायरल थी उस वक्त। मुलाकात के वक्त पुतिन टेबल का एक कोना पकड़े हुए थे और उनके दाहिने हाथ का अंगूठा और पांव हिल रहा था। पुतिन का चेहरा सूजा हुआ दिख रहा था, इस तस्वीर में भी आपको नजर आएगा। बोलते वक्त उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। इस दौरान पुतिन को पार्किंसन की बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है। आइए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ रहे हैं जो बताएंगे पुतिन को किस तरह की बीमारी है। और उससे पहले आपको बताते हैं कि पुतिन, आखिर बीमार पुतिन अब जंग कैसे लड़ेंगे, बीमार पुतिन जंग कैसे लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। और क्या इसका असर यूक्रेन युद्ध पर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ पुतिन की सत्ता भी डोल रही है, पुतिन को हटाने की तैयारी चल रही है रूस में। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पुतिन की बीमारी ने टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी है। वजह यह कि 8 महीने बाद यूक्रेन हारा नहीं है, 8 महीने बीत चुके हैं। यूक्रेन के पलटवार से रूस को नुकसान हो रहा है। पुतिन पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि रूस में पुतिन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। युद्ध खत्म होने तक क्या पुतिन पद पर नहीं रहेंगे? पुतिन का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है और क्या बीमारी के चलते रिटायरमेंट ले लेंगे पुतिन? पुतिन फिर से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे? और क्रेमलिन के प्रवक्ता ने इस पर जवाब दिया है। उनका कहना है कि 2024 को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पुतिन कितने वक्त के लिए है ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह। सर, मेरा सवाल आपसे है कि पुतिन लगातार बीमार हैं, जो खबर मिल रही है, तो जरा बताइए दर्शकों को कि बीमारी का असर जंग पर पड़ेगा क्या? रशिया के प्रेसिडेंट काफ़ी बीमार चल रहे हैं, ये खबरों में काफ़ी उछाल आया है इस बात का। जैसा कि समझा जा रहा है कि उनके स्पेशली हाथों में सूजन है, हाथों में कालापन आ गया है। ये स्ट्रेट अवे एक इंडिकेशन भी है कि जब सूजन आती है बॉडी में या हाथों में तो कैंसर से रिलेटेड शक होता है। हाथों का रंग भी जो या आपके शरीर का अंग का कोई पार्ट अगर काला पड़ने लगता है, ये भी एक कैंसर की एक बहुत बड़ी निशानी है। और दोनों ही चीज़ें रशियन प्रेसिडेंट के लिए 70 साल की उम्र होने की वजह से काफ़ी डेंजरस हैं, क्योंकि ये वो वाली स्टेज होगी जहां शायद कीमोथेरेपी करना अपने आप में पॉसिबल और काफ़ी पेनफुल हो सकता है। साथ ही साथ जब आप इस तरह की सीरियस डेंजरस बीमारी से गुजर रहे होते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑन वॉर ऑब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अपने देश के तरफ थोड़ा सा आप विचलित रहेंगे। आप वो काम उतनी अच्छाई से नहीं कर पाएंगे, उतनी जिम्मेदारी से नहीं कर पाएंगे जो उसकी जरूरत है। और यही वजह है कि पुतिन और ज्यादा दबाव बना रहे हैं और हालात ये है कि नौजवान जो हैं वो भाग रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान कर दिया है
3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैयार करने का आदेश दिया था पुतिन ने। जंग के चलते नागरिकों को सैनिक ट्रेनिंग लेनी होगी, कह दिया सभी को ट्रेनिंग लेनी होगी। रूस की सरकार ने लगातार दबाव बनाया। अब तक लाखों लोग सेना में भर्ती के लिए सामने आ चुके हैं और पश्चिमी मीडिया ने कहा है कि रूसी नागरिक देश छोड़ रहे हैं। जंग में शामिल होने के डर से रूस छोड़कर भाग रहे हैं। दावा है कि अब तक 4 लाख नागरिकों ने रूस छोड़ दिया है। रूस में नागरिकों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। 18 से 27 साल के युवाओं के लिए आर्मी ट्रेनिंग जरूरी हो गई है। 1 साल अनिवार्य सैन्य सेवा करनी सबके लिए जरूरी। और यही वजह है कि रूस के जो युवा हैं वो रूस छोड़कर भाग रहे हैं। लाखों युवा अब तक भाग चुके हैं जो जंग में नहीं जाना चाहते। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात भारत की, हिंदुस्तान की और जम्मू कश्मीर की। और जब हर एक हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर बोलता है